द्वितीय पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम आधुनिक कविता में से एक वृक्ष की हत्या कविता को देख रहे थे। पिछले क्लास में इस कविता का जो पहला भाग है उसे हमने देखा। इस कविता में कवि ने एक वृक्ष के बारे में बताया है। वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना को उन्होंने जताई है। कवि कुंवर नारायण जी के घर के सामने ही एक बड़ा वृक्ष था। बहुत वर्षों से पहले ही वह वृक्ष वहाँ पर था। किस तरह से काम कर रहा था वह वृक्ष? कवि ने इस कविता में उस वृक्ष को सिक्योरिटी गार्ड कहा है। यहाँ इस कविता में प्रकृति की मानवीकरण की गई है। कवि ने उस वृक्ष को सिक्योरिटी गार्ड की तरह इस कविता में चित्रित किया है। जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड या पहरेदार वह किसी एक घर का या किसी भी एक स्थान का किस तरह से पहरेदार करता है, उसी तरह से वह वृक्ष कवि के घर के सामने ही तैनात रहकर कवि के घर वालों को या घर को रक्षा दे रहा था। कवि पैदा होने से पहले ही वह वृक्ष वहाँ पर था। इसलिए कवि कहते हैं कवि और उस वृक्ष के बीच एक दोस्त का रिश्ता बना हुआ था। कवि जब कहीं बाहर जाकर कुछ समय के बाद वहाँ आकर वापस आकर वहाँ देखते हैं तो वह वृक्ष वहाँ पर नहीं था। किसी व्यक्ति ने उस वृक्ष को काट दिया था। इसलिए कवि उस वृक्ष की यादों में अपने आप को खो देते हैं। उनके उस वृक्ष की याद में वे बता देते हैं कि वह वृक्ष सिक्योरिटी गार्ड की तरह था। हर मौसम में, हर वातावरण में वह खाकी वर्दी में अपना सारा काम करता था। कभी भी वह किसी भी वातावरण में नहीं भाग जाता था या नहीं डरता था। उसका जो शरीर है वह मैला कुचैला हो गया है। उसके हाथ में एक गन लेकर खड़ा रहने जैसा दिखता था। हाथ में गन कैसा, जो एक सूखी डाल है, उस सूखी डाल को कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है कि उस वृक्ष ने अपने हाथ में एक राइफल लेके खड़ा है, ऐसा दिख रहा था। इस तरह से संपूर्ण रूप से कवि ने उस वृक्ष को सिक्योरिटी गार्ड की तरह चित्रित किया है। तो दूसरा भाग है इस कविता का, उसे आज हम देखेंगे। तो देखते हैं इस दूसरे भाग को। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो आइए देखते हैं इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ। दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारना मतलब पुकारना। मैं जवाब देता तुम्हारा दोस्त, और पल भर को, पल मतलब एक क्षण के लिए बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। ठंडी छांव मतलब छाया, ठंडी छाया में। दरअसल मतलब सच में ही, शुरू से ही, पहले से ही हमारे अंदेशों में। अंदेश का अर्थ है संदेह, अनुमान या संशय या डाउट। कहीं एक जानी दुश्मन, कहीं पर एक जानी दुश्मन, जान लेने वाला दुश्मन है कि घर को बचाना है लुटेरों से। लुटेरा मतलब लूटने वाला, सब कुछ लूटने वाला।
शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर का अर्थ है आतंकवादी। जो आतंक फैलाते हैं वे नादिर हैं या आतंकवादी हैं। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नाला का अर्थ है ड्रेनेज। हवा को धुआं हो जाने से। हवा जो है वह धुआं हो रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है। खाने को जहर हो जाने से। जहर हम जो खाते हैं वह जहर युक्त है। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। मरुथल मतलब डेसर्ट या रेगिस्तान। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल। जंगल मतलब जंगली जानवर ऐसा कहते हैं जो इंसानियत नहीं है, उस तरह के मनुष्य को जंगली जानवर कहते हैं। दूर से ही ललकारता कौन? तो मैं जवाब देता दोस्त। वह वृक्ष जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा था, वह या चौकीदार की तरह काम कर रहा था, वह वृक्ष हर मौसम में, धूप में, बारिश में या ठंड में, गर्मी में हमेशा चौकन्ना रहता था। चौकन्ना मतलब सावधान, अलर्ट रहता था। वह वृक्ष हमेशा अपनी खाकी वर्दी में, खाकी वर्दी मतलब यूनिफॉर्म, उसका जो बाहर का शरीर है वह शरीर यूनिफॉर्म की तरह दिख रहा है। उस शरीर में बहुत सारा गंधा हुआ है, बहुत धूल या मिट्टी मिली हुई है। इस कारण से उस वृक्ष का बाहरी शरीर जो है यूनिफॉर्म की तरफ दिख रहा है। वह यूनिफॉर्म पहन के अपना जो काम है उसे हमेशा चौकन्ना रहते हुए कर रहा था। तो आगे कवि कहते हैं दूर से ही ललकारता। जब कवि कहीं बाहर जाकर, किसी काम पर बाहर जाकर वापस आते समय दूर से ही दिखते हैं कवि उस वृक्ष को, तो दूर से ही आते देखकर कोई आ रहा है ऐसा देखकर वह वृक्ष कवि से पूछता है, दूर से ही पूछता है कौन आ रहा है। यहाँ कवि ने कल्पित किया है कि वह वृक्ष क्या है, एक चौकीदार है, चौकीदार की तरह, और बहुत बूढ़ा है वह वृक्ष, इसलिए आंखें ठीक से दिखाई नहीं देते। तो दूर से ही कोई आ रहा है, वह देखकर पूछता है, पुकार कर कहता है, ललकारता है वह वृक्ष। कैसे? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इस घर का एक सदस्य है या कोई दुश्मन आ रहा है? ऐसा वह पूछता है। ऐसा कवि ने कल्पित किया है। कैसे पूछता है? जब हवा आती है तो उस वृक्ष की डालियां इधर उधर जाती है हवा के जो झोंके के कारण, तो उस झोंके के कारण कवि ने यहाँ कल्पित किया है कि वह वृक्ष कवि से पूछ रहा है कौन आ रहा है, इस घर का सदस्य है या और कोई दुश्मन आ रहा है। तो कवि उस वृक्ष के साथ बातें करते हैं। तो कवि जवाब देते हैं, मैं जवाब देता तुम्हारा दोस्त, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस घर का एक सदस्य हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं दोस्त आ रहा हूँ, ऐसा कवि जवाब देते। तब वह वृक्ष चुप हो जाता था और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। उसकी जो ठंडी छाया है, पल भर के लिए उस वृक्ष की ठंडी छाया में कवि बैठ जाते थे और कुछ समय के लिए विश्राम करते थे उस वृक्ष की ठंडी छाया। और पल भर को, क्षण भर के लिए मैं बैठ जाता उसकी ठंडी छाया में, उसकी ठंडी छाव में। मैं कुछ क्षण के लिए उस वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ जाता और विश्राम करता था। ऐसा एक रिश्ता है
कवि और उस वृक्ष के बीच में। यहाँ तक जो कवि ने उस वृक्ष की याद के बारे में कहते हैं, किस तरह से वह वृक्ष बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की तरह काम करता रहा, ये सब कवि के जो यादें हैं। आगे कवि कहते हैं, जब वह वृक्ष वहाँ ना दिखने के कारण वे आगे का जो विचार है उसे कहते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, जब वह वृक्ष, वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष वहाँ पर जो हमेशा तैनात रहता था, उस स्थान पर वह वृक्ष ना दिखने के कारण, उस वृक्ष को किसी ने काट देने के कारण, कवि कहते हैं दरअसल शुरू से ही, मुझे पहले से ही पता था कि, या अंदेशों में संशय था कि, अनुमान था कि कोई एक दुश्मन हमारे बीच में है। हमारे बीच में बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक अंदेश, ऐसा एक संशय या अनुमान मुझे पहले से ही था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, मुझे पहले से ही संदेह था, कहीं एक जानी दुश्मन, कहीं एक जानी दुश्मन, जान लेने वाला दुश्मन, वृक्षों को काटने वाला दुश्मन, या हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाने वाले कई सारे दुश्मन हमारे बीच में है, ऐसा एक संदेह मुझे पहले से ही था। ऐसा कवि यहाँ पर बताते हैं। कवि ने इस पैराग्राफ में देश प्रेम के बारे में भी बताया है। हमें हमारे देश के प्रति जो प्रेम है उसे हमें हमेशा बचाए रखना चाहिए। देश को नुकसान पहुंचाने का काम कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कहीं एक जानी दुश्मन है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि घर को बचाना है लुटेरों से, तो हमें इस तरह के जो दुश्मन हैं, जान लेने वाले दुश्मन, देश को नष्ट पहुंचाने वाले दुश्मन, या वृक्षों को काटने वाले दुश्मन, प्रकृति पर हमें प्रहार नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रकृति पर प्रहार करेंगे तो प्रकृति भी हमें वापस जरूर सबक सिखाती है। सिखाती नहीं, सिखाई है पहली बार भी। इससे पहले भी हमें प्रकृति ने दिखाया है कि प्रकृति ही शक्तिशाली है। प्रकृति के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कभी भी प्रकृति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो प्रकृति हमें जरूर सबक सिखाएगी। वृक्षों के द्वारा हमें जो ऑक्सीजन है या प्राणवायु कहते हैं वह हमें मिलता है। अगर वृक्षों को काटकर, हम जंगलों को काटकर हम हर जगह पर मरुस्थल बना देंगे या रेगिस्तान बन जाएगा हर जगह पर, तो मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं इस तरह के जानी दुश्मन, जान लेने वाले दुश्मन या वृक्ष को काटने वाले दुश्मन हमारे बीच में है। इस तरह के दुश्मनों से पहले घर को बचाना है लुटेरों से। लुटेरा, लूटने वाले, सब कुछ हमारे देश में जो भी संपत्ति है, संसाधन, हम संसाधन कहते हैं। संसाधन मतलब प्रकृति से जो धन हमें मिलता है, उस धन को नाश करने वाले लोग जो हैं वे लुटेरे हैं, वे लूटने वाले हैं। इस तरह से लूटने वाले जो दुश्मन हैं, उस तरह के दुश्मनों से हमें पहले घर को बचाना है, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर मतलब आतंकवादी। हमारे देश में या गांव में कहीं भी आतंक पैदा करने वाले जो आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन जो है आतंकवादी, उन आतंकवादियों से हमें घर को, शहर को, हमारे देश को बचाना है। उस तरह से घर को, शहर को, देश को बचाने का जो महत्तर जिम्मेदार हम पर है, मनुष्य पर है। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से।
देश को, हमारा जो देश है, इस देश को कहाँ किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से, जो आतंक फैलाने वाले या जो लूटने वाले या पेड़ को काटने वाले कोई भी हो, देश को नुकसान पहुंचाने वाले हर कोई भी, या वृक्ष को काटने वाला व्यक्ति, वह भी हमारे देश का दुश्मन है। इसलिए कोई भी हो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, उस तरह के दुश्मनों से हमें हमारे देश को बचाना है। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा कवि ने यहाँ पर देश प्रेम के बारे में भी बताया है और वृक्ष के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना को जताई है। वृक्ष की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जंगल की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियों को नाला हो जाने से, नाला मतलब ड्रेनेज, नदियाँ क्या हो रही है? नाला हो रही है। मतलब मनुष्य ही उस नदी में अनेक तरह के कचरा फेंकते हैं और जो भी है उसे हम नदियों पर फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। इसलिए नदी का पानी जो है वह प्रदूषित या कलुषित हो रही है। इसलिए नदी को नाला बनाने वाला मनुष्य ही है। उसे और साफ करने का जो जिम्मेदार है वह भी मनुष्य पर है, क्योंकि नदी का पानी जो है हर प्राणी के लिए, हर पक्षी के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के लिए भी नदी का पानी ज़रूरी है। इसलिए नदी को बचाना, नदी के पानी को स्वच्छ रखना, यह सब एक महत्तर कर्तव्य या जिम्मेदार मनुष्य पर ही है। उसे बचाने का जो कर्तव्य मनुष्य ही कर सकता है। नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, नदी की रक्षा करना मनुष्य का एक कर्तव्य है। हवा को धुआं हो जाने से जो हम सांस लेते हैं, वह हवा जो है वह भी प्रदूषित हो रही है। इसका कारण कौन है? इसका कारण भी मनुष्य ही है। इसलिए जो शुद्ध हवा आने के तरह, शुद्ध हवा के द्वारा हम सांस लेकर जीने के तरह करने का जो महत्तर कर्तव्य है वह भी मनुष्य पर ही है। नहीं तो हम लोगों को जो दिल्ली में हम देखते हैं, सब अब नहीं, बहुत वर्षों पहले से ही लोग मास्क डालकर घूमते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो वातावरण है बहुत ही प्रदूषित हो गई है। अब तो कोविड-19 के कारण सब लोग मास्क लगाते हैं। इस तरह से प्रकृति ने ही मनुष्य को सबक सिखाई है। अगर मनुष्य प्रकृति पर प्रहार करेगा तो क्या होगा, उसका परिणाम हमारे सामने ही है। इसलिए हमें पहले हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ को काटने वालों के जो दुश्मन है उससे या उन लोगों से, और नदियों को नाला हो जाने से हमें बचाना है, नदियों की रक्षा करनी है हमें। हवा को धुआं हो जाने से, हवा जो प्रदूषित हो रही है उसे एक प्रदूषित न होने की तरह करने का जो महत्तर कार्य या वह जो कर्तव्य हम पर है। शुद्ध हवा सबको मिलनी चाहिए। शुद्ध हवा के द्वारा सांस लेने का जो वातावरण मनुष्य को मिलना चाहिए। खाने को जहर हो जाने से, खाना जो हम आजकल खाते हैं वह सब जहर बन गया है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण या बहुत जल्दी अमीर होने के जो स्वार्थ बुद्धि है उस कारण से क्या कर रहे हैं, हर जो हम खाते हैं उनमें मिलावट कर रहे हैं। हर सब में जो अन्न हम खाते हैं, चावल हम खाते हैं या गेहूं हम खाते हैं, सब में वे मिलावट करते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने के एक स्वार्थ बुद्धि के कारण।
यह मिलावट जो है जहर है। इसलिए आज मनुष्य जहरों के साथ जी रहा है। जो भी वह खा रहा है उसमें जहर है। जो सब्जियां उगाते हैं, सब्जियों पर क्या फर्टिलाइज़र या केमिकल्स डालते हैं, वे सब मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह सब एक जहर है। इसलिए हर एक व्यक्ति के पेट में जहर जाता है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं खाने को जहर हो जाने से बचाना है। हाँ, हमारे खाने में जो जहर मिलाने वाला कौन है? मनुष्य ही है। उसका परिणाम जहर खाने से उसका परिणाम किस पर होगा? मनुष्य पर ही होगा। उसका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा। तो उस जहर से बचने का एक तरीका भी किसे मालूम है? मनुष्य को ही मालूम है। इसलिए हमें खाने को जहर ना होने से बचाना है, जहर हो जाने से बचाना है, ना होने की तरह हमें देखना है। खाने को जहर ना होने की तरह हमें देखना है। उसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही है। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। जंगल को मरुथल, अगर सारे वृक्षों को काट देंगे तो क्या होगा? हमारे वातावरण, हमारे चारों ओर जो जंगल है वह सब काट दिए जाएंगे तो हमारे चारों ओर मरुथल ही मरुथल होगा। तो हमारे लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन वह नहीं मिलेगी। हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा। इसलिए शुद्ध हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है। ठंडी छाया के लिए या अनेक तरह के फल फूलों के लिए हमें अनेक तरह के फल फूलों के लिए हमें वृक्षों की ज़रूरत है। वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए सहायता करता है। जो वृक्ष ठंडी छाया देता है दूसरों के लिए, जो फल देता है दूसरों के लिए, फूल देता है वह भी दूसरों के लिए, वह वृक्ष दूसरों के लिए ही जीता है। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, वह स्वार्थी नहीं है। इसलिए दूसरों के लिए उपकारी यह वृक्ष जो है, उस वृक्ष को हमें बचाना है। अगर वृक्ष को काटेंगे तो हर जगह पर मरुथल ही मरुथल हो जाएगा। तो मनुष्य को ही या हर जीवी को जीना मुश्किल हो जाएगा। खाने को जहर हो जाने से बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। जंगल की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। जंगल मतलब जंगली जानवर, क्रूर प्राणी। जंगल में जो क्रूर प्राणी हैं, उसी तरह जिस मनुष्य में इंसानियत नहीं है वह जंगली जानवर की तरह है। आजकल मनुष्य इंसानियत भूल रहा है, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। इस कारण से कवि ने यहाँ बताया है कि इंसानियत जो चीज़ है वह हर एक मनुष्य में होनी ही चाहिए। वह मौल्य हमें हर एक व्यक्ति में डालना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, जो बहुत दुखित हैं, पीड़ा में है, उनकी सहायता करना, यह सब एक इंसानियत है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य राक्षस हो रहा है, इंसानियत भूल रहा है। इसलिए यह एक आतंककारी विचार, इसलिए कवि ने यहाँ पर बताया है मनुष्य को राक्षस बनने से या स्वार्थी बनने से या जंगली जानवर या क्रूरी बनने से हमें उसे बचाना है। उस पर हर एक व्यक्ति में मानवीय मूल्य जो है उसका जो बीज है उसे डालना चाहिए। ऐसा कवि ने इस कविता में देश प्रेम के बारे में और वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना और नदियों की, हवा की, खाने की और जंगल की रक्षा और मनुष्य में जो इंसानियत, उसका
जो नाश हो रहा है उसे हमें इंसानियत को वापस लाना पड़ेगा हर एक व्यक्ति में, ऐसा एक संदेश इस कविता में कवि ने दिया है। ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೂರ್ ಸೇ ಹಿ ಲಲ್ಕಾರ್ತಾ ಕೌನ್. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ವೃಕ್ಷ ಚೌಕಿದಾರನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ಕವಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ವೃಕ್ಷ ದೂರದಿಂದ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತದಂತೆ, ಲಲ್ಕಾರ್ತಾ ಪುಕಾರ್ತಾ ಕೇಳ್ತದೆ, ಕೌನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೈರಿಗಳ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ಕೇಳ್ತದಂತೆ. ಕವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಕವಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ, ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೂರದಿಂದಲೇ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಗಿ ಕೇಳ್ತದಂತೆ. ಆಗ ಕವಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೇ ಜವಾಬ್ ದೇತಾ ದೋಸ್ತ್, ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವೈರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಆ ಮರ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಗೆಳೆಯನ ಸಂಬಂಧ. और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕವಿ ಆ ಮರದ ತಣ್ಣಗಿನ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಛಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆರಳು, ಆ ವೃಕ್ಷದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕವಿ ಆ ಮರದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಕವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದರಸಲ್ ಶುರು ಸೇ ಹಿ ಥಾ ಹಮಾರೆ ಅಂದೇಶೋ ಮೇ. ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು. ಅಂದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಏನು ಅನುಮಾನ? ಕಹಿ ಏಕ್ ಜಾನಿ ದುಶ್ಮನ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವೈರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ. ಜಾನಿ ದುಶ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗುವಂತಹ ತರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ನನಗೆ, ಸಂಶಯ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಕಿ ಘರ್ ಕೋ ಬಚಾನಾ ಹೇ ಲುಟೇರೋನ್ ಸೇ. ಈ ರೀತಿಯ ಲುಟೇರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವವನು, ಅಂಥವನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಹರ್ ಕೋ ಬಚಾನಾ ಹೇ ನಾದಿರೋನ್ ಸೇ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು, ನಾದಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ, ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹವರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ನಗರ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದುಶ್ಮನೋನ್ಸೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ತರುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವಂತಹ ವೈರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ವೈರಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃಕ್ಷ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮರಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ವೃಕ್ಷಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹ ಸಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ನಗರ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನದಿಯೋಂ ಕೋ ನಾಲಾ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೇ ಬಚಾನಾ ಹೇ. ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ನದಿಗಳು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನದಿಯ ನೀರು ಪ್ರದೂಷಿತ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನದಿಯ ನೀರು ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನದಿಯ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನದಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನದಿಯ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನದಿಯ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. ಹವಾಕೋ ಧುವಾ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹವಾಕೋ ಧುವಾ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೆ, ಈ ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಖಾನೆ ಕೋ ಜಹರ್ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ವಿಷಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಲಬೆರಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಉಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವಂಥದ್ದು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಚಾನಾ ಹೇ ಜಂಗಲ್ ಕೋ ಮರುತಲ್ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೆ, ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದೀತು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರುಭೂಮಿಯೇ ಆಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರುಭೂಮಿ ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪಾಯ, ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से. ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಂಗಲಿ ಜಾನ್ವರ್, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಅದು ಕೂಡ ವಿಷಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕವಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आगे हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर. कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है. वृक्ष का शरीर किससे बना है? वृक्ष का शरीर पुराने चमड़े से बना है. सूखी डाल कैसी है? सूखी डाल राइफल जैसी है. वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी फूल पत्तीदार है. देश को किससे बचाना है? देश को देश के दुश्मनों से
बचाना है। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है। तो आगे का जो विचार है उसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।